राजा, किसान और नगर, महाजनपद से मौर्य साम्राज्य तक, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम आसान बैच पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास के दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर की। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे महाजनपदों से विशाल साम्राज्य बने, राजाओं की ताकत कैसे बढ़ी, किसानों का जीवन कैसा था और नगरों का विकास कैसे हुआ। यह कहानी आपको इतिहास के उस दौर में ले जाएगी जब राजाओं की तलवारें चमकती थीं और किसानों की मेहनत से समृद्धि बढ़ती थी। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। महाजनपदों का उदय, जब छोटे राज्यों ने बढ़ाया कदम। कभी सोचा है कि भारत में एक संगठित राज्य प्रणाली कैसे बनी? यह कहानी शुरू होती है लगभग 2500 साल पहले, जब छोटे छोटे गांव और जनजातियां एकजुट होकर महाजनपद कहलाने लगे, और इन्हीं छोटे छोटे गांव को पहले जनपद कहते थे। अब समझते हैं महाजनपद क्या है। प्रश्न 1, महाजनपद क्या थे और कितने थे? महाजनपद बड़े राजनीतिक क्षेत्र थे जो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उभरे। भारत में कुल 16 महाजनपद थे। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बना। प्रश्न 2, प्रमुख 16 महाजनपद कौन कौन से थे? 1, मगध बिहार में, 2, कोशल उत्तर प्रदेश में, 3, वज्जी बिहार में, 4, मल उत्तर प्रदेश में, 5, काशी उत्तर प्रदेश में, 6, कुरु हरियाणा और दिल्ली में, 7, पांचाल उत्तर प्रदेश, 8, गांधार पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 9, अवंती मध्य प्रदेश, 10, वत्स उत्तर प्रदेश, 11, अशमक महाराष्ट्र, 12, चेदी मध्य प्रदेश, 13, कंबोज अफगानिस्तान, 14, शूरसेन उत्तर प्रदेश में, 15, मत्स्य राजस्थान में, 16, अंग बिहार। अब समझते हैं उस दौरान राजा कैसे शक्तिशाली बने। महाजनपदों में राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी सेनाएं तैयार की, किले बनवाए और कर प्रणाली को मजबूत किया। लेकिन असली खेल तब बदला जब एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई, मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके सलाहकार चाणक्य, कौटिल्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसके पुत्र का नाम बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। तो चलिए अब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक कौन था और वो प्रसिद्ध क्यों है? अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। उसने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का प्रचार किया। उसने धम्म नीति चलाई, जिसमें सभी धर्मों की समानता पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के प्रमुख शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ। अब हम लोग किसानों का जीवन, उनकी मेहनत, लगान और संघर्ष को समझते हैं। जब महाजनपदों में राजा सिंहासन पर बैठकर फैसले ले रहे थे, तब आम किसान खेतों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6, किसानों को क्या समस्याएं थीं? उन्हें राजा को लगान यानी कर देना पड़ता था। कुछ हिस्सों में विशेषकर भाग यानी फसल का 1/6 भाग लिया जाता था। बारिश पर निर्भर कृषि कठिन थी, इसलिए सिंचाई व्यवस्था जरूरी हो गई थी। इसलिए इसी काल में सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ प्रमुख फसलें कौन कौन सी थीं? गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, कपास यहाँ की प्रमुख फसलें थीं। दक्षिण भारत में चावल की खेती महत्वपूर्ण रूप से होती थी। अब नगरों का विकास और व्यापार को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं नगरों की, जहां व्यापारी, कारीगर और श्रमिक दिन रात काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, नगरों का विकास कब और कैसे हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का तेजी से विकास हुआ, जहां प्रमुख नगर थे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, वैशाली, श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 9, प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे? उत्तर भारत में उत्तरापथ यानी उत्तर मार्ग प्रमुख व्यापारिक रास्ता था। दक्षिण भारत में दक्षिणापथ नामक मार्ग प्रसिद्ध था। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ। पंचमार्क सिक्के, जो चांदी और तांबे के सिक्के होते थे। पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है, और पहली बार आहत सिक्कों का उपयोग 6ठी शताब्दी में ही हुआ था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।